दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। नाड़ी शोधन किस तरह से किया जाए और किसी व्यक्ति के नाड़ी को स्पर्श करके उसके शरीर में स्थित रोगों को कैसे पता लगाया जाए, इस संबंध में अभी तक 2 वीडियो शायद आपने सुन लिया होगा। दोस्तों, सभी जो दोष है, जितने भी, चाहे वो कफ हो, पित्त हो, मल हो, धातु, ये सभी वायु इनको लेकर के शरीर में बहने का काम करता है। हमारे शरीर में जो तीव्रतम, जो वेग वाला जो वायु है, वो ब्लड को, कैल्शियम को, ऑक्सीजन को, मल को और अन्य भी बहुत सारे जो शरीर के अंदर जो स्थित जो पदार्थ है उनको लेकर के विचरण करता है। कौन? वायु। लेकिन हम जब इन 3 उंगलियों के माध्यम से वायु ब्लड के साथ स्थित जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो कैल्शियम आदि विटामिन्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे दोष हो, चाहे कुछ भी है, उसको 3 उंगली से बड़ी सावधानी से पहचानना है। ये दोष है, ये शरीर के इस अंग से निकलकर इतने गति से इस दिशा की ओर जा रहा है। बस यही चीज को हमने बड़ी ही सावधानी से अपने 3 उंगलियों से पता करना है। मैंने कल और परसों भी कहा कि जो हमारे तर्जनी उंगली है, इससे वायु, मध्यमा से पित्त और अनामिका से कफ के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु, कफ और पित्त, इन तीनों में मिले हुए जो मल है, उन मलों को भी हम ध्यान से इसी नाड़ी के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों को अपने हाथ के मणिबंध से एक उंगल नीचे पहले आप जोर से दबाइए, काफी देर तक ध्यान लगाइए और महसूस कीजिए कि इन 3 में से कौन से अंगुली के नीचे ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। फिर नोट करिए, अगर तर्जनी के नीचे है तो वायु दोष, मध्यमा के नीचे है तो पित्त दोष और अनामिका के नीचे है तो कफ दोष समझ करके हमें उस दोष के वृद्धि संबंधित, जो उस दोष को बढ़ाने वाली जो पदार्थ है, उसके सेवन नहीं करना है। या अगर हम किसी बड़े रोग से ग्रसित है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा यह रोग उसी दोष के वजह से हो रहा है, तो उस दोष की साम्य करने की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। दोस्तों, कफ, पित्त और वात, ये 3 दोष है, एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे इस धरती पे जो पंच प्रकृति है, जहां हवा भी है, पानी भी है, आग भी है, आकाश भी है। अब आप खुद देखो, आग और पानी ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये एक आपस में विरोधी गुण वाले हैं, लेकिन फिर भी ये जो पंच तत्व है, विरोधी गुण होने के बावजूद भी प्रकृति इसको एक संतुलित स्थिति में रखती है और सारा ब्रह्मांड और सारा पृथ्वी को, इस धरती को एक सही तरीका से संचालित करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में कफ, पित्त, वात, धातु और मल, ये जो 5 जो चीजें हैं, वो शरीर में जब सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थता से स्थिर रहता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इनकी समता शरीर के लिए स्वस्थ और इनकी विषमता ही शरीर के लिए विषम, ऐसा हमें समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके वायु बहुत बड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कफ घट जाएगा, क्षीण अवस्था में होगा।
तो कफ के क्षीण होने से जो समस्या है वो भी नजर आएगा, और वायु के तीव्र होने की जो समस्या है वो भी नजर आएगा। तो इस अवस्था को हम कफ के क्षीण अवस्था और वायु के तीव्र अवस्था कह करके जानेंगे। लेकिन जब कफ बढ़ता है तो कफ बढ़ने के वजह से वायु और पित्त अपने आप कम होता है, मंद गति में होता है। जब वायु बढ़ता है तो कफ मंद गति में होता है। जब वायु और पित्त के कारण कफ के स्फुरण विलुप्त हो तो यह कफ क्षीण अवस्था माना जाता है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं इसे भी हम हमारे नाड़ी से पता लगाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि आपने यह तर्जनी, मध्यमा और अनामिका यह तीनों उंगलियों को अपने हथेली में रखा, ध्यान किया, तो आपको लगा कि तर्जनी उंगली के नीचे काफी ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि वायु बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में तुरंत अब आपका ध्यान कफ की ओर जानी चाहिए। यह देखिए कि कफ का जो स्वाभाविक जो वाइब्रेशन है, जो तरंग है, वो क्या वो समान है या एकदम मंद पड़ चुका है। तो इस चीज को विशेष करके हमने ध्यान देना है दोस्तों। और एक दूसरी बात, हम जब अपने 3 उंगली से जब नाड़ी को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले इसके गति को हमें जरूर ध्यान देना है। गति का मतलब है नाड़ी जिस हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है वो अचानक बीच में उसकी जो गति है उस गति में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन को भी आपने जरूर ध्यान देना है। और जो परिवर्तन है वो किस अंगुली के नीचे आ रहा है इसको तो आपने जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यही वो कड़ी है जहां से आप उस दोष के बारीकी को आप जरूर जान पाएंगे। हालांकि दोस्तों नाड़ी शोधन, नाड़ी परीक्षण बहुत बड़ी और एक लगा लो कि अथाह सागर है। इसको समझाने के लिए किसी की भी वाणी बिल्कुल कम पड़ जाता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये वाणी का विषय है ही नहीं। ये एक तरह का अनुभव का विषय है, ये एक तरह का सतत अभ्यास का विषय है। जब हम इस कफ, पित्त और वायु के बारे में जब हम विश्लेषण करने के लिए जब हम बैठते हैं तो कोई भी रोगी जब आपके सामने आता है या किसी के भी जब आप नब्ज को पकड़ने शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ा सा 2-3 बातें आपने जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले कि जिसके आप नब्ज पकड़ रहे हैं उसका उम्र क्या है। अगर वो बालक है तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक जो बालकों का जो शरीर है वो कफ प्रदान होता है। अगर बालक है तो कफ की ओर ध्यान देते हुए वायु और पित्त को देखना है, क्योंकि बालक का शरीर कफ प्रदान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्टोन है, चाहे गाल ब्लेडर का हो चाहे कुछ भी हो, वो युवावस्था के पहले और बाल्यावस्था के बीच में अक्सर ये देखा गया है। या यूं लगा ले कि जितने भी कफ प्रदान जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर बच्चों में ही होता है। रेशा का होना, कफ का बढ़ जाना, ये सारे जो समस्याएं हैं अक्सर बच्चों में होता है, क्योंकि बालक अवस्था या युवावस्था के कुछ आधा हिस्सा से नीचे का जो समय है वो कफ प्रदान होता है। ऐसे ही जब युवावस्था आता है तो आपने देखे होंगे उसके चेहरे में कई प्रकार के बदलाव आता है। तो ये जो है दोस्तों ये पित्त का टाइम होता है, ये समय पित्त प्रदान होता है। तो जब आप किसी युवा शरीर के नब्ज को देख रहे होंगे तो इस चीज को आपने जरूर ध्यान देना है कि यह जो उम्र पित्त प्रदान वाला है तो इसके पित्त को देखते हुए कफ और वायु को जरूर आपने ध्यान देना है। अगर पित्त बड़ा है तो इस चीज को जरूर सोचना है कि इसका अभी का जो उम्र है वो पित्त अभिवृद्धि का समय है। इसीलिए यह जरूर ध्यान देना कि इसका पित्त बढ़ गया के करके आपने इसका डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि युवावस्था स्वाभाविक रूप से पित्त प्रदान शरीर वाला है। ऐसे ही जो वृद्धावस्था है वो वायु दोष प्रदान अवस्था है। तो वहां पर गठिया होना या वायु से संबंधित जितनी भी जो समस्याएं हैं, हाँ, वो सभी वृद्धावस्था के लोगों में स्वभावतः प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है।
इसीलिए जब हम किसी वृद्ध शरीर या यूं लगा लो कि 55 के बाद के जो 50 के बाद के लोगों के जब हम शरीर को उसके नब्ज को जब हम चेक करते हैं तो इस चीज को अपने ध्यान में जरूर रखना है कि इसका शरीर का जो प्रकृति अब वायु प्रधान है। तो ये चीज हमने जरूर ध्यान देना है। अब एक संदर्भ है कि अन्य दोष की जगह में गया हुआ दोष के नाड़ी, यानी वायु का, पित्त का और कफ का शरीर में अपना अपना स्थान होता है। वायु का हमारे नाभि मंडल से नीचे, पित्त का चेस्ट से लेकर के नाभि के बीच में और कफ का चेस्ट से लेकर के ऊपर, या अगर मैं सटीक से कहूं तो हमारा पक्वाशय और मलाशय ये वायु का मुख्य स्थान है। पक्वाशय के कुछ हिस्सा और छोटी आंत ये पित्त का हिस्सा है। हमारी जितने भी जो पाचन तंत्र है वो पित्त का स्थान है। हमारा अमाशय के कुछ हिस्सा और हमारी जो फेफड़े है वो कफ का स्थान है। अब मान लीजिए कि जो प्रबल दोष है वो बहते हुए किसी दोष के स्थान में जाके पहुंच जाए तो हमारे इस नब्ज से वो पता चल जाता है। मान लो कि पित्त का जो है स्थान होता है पक्वाशय या छोटी आंत, तो उस पक्वाशय से उस पाचन तंत्र वाली स्थान से उठ करके पित्त कदाचित, क्योंकि ये दोष पूरे शरीर में प्रवाहित रहता है, पूरे शरीर में अनवरत रूप से घूमते रहते हैं, लेकिन इनका मुख्य अपने अपने स्थान जो जैसे मैंने अभी आपको बताया। मान लीजिए कि जो पित्त है वो पक्वाशय से उठ करके कदाचित मलाशय में जाकर के या पक्वाशय के प्रारंभ से लेकर के उठ करके जो वायु का जो स्थान है वहां जाकर के बैठा हुआ है, तो वायु में पित्त का प्रभाव माना जाना चाहिए। वैसे पित्त की वहां पर जो एंट्री हुई है वो कितनी % है ये भी इस नब्ज से हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो, जो वायु है, वायु को हमारी जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे, जैसे कल हमने चर्चा किया था, जोंक और सर्प, ये दोनों गति वाला तर्जनी के नीचे महसूस होना ये वात लक्षण का प्रतीक है। हालांकि कभी तीव्र गति और कभी मध्यम गति में सर्प जब चले तो पित्त और वात, ये हमने बात किया था, ठीक है। मगर अगर पित्त जो है वो छोटी आंत से या पक्वाशय से उठ करके मलाशय में या वायु की अपनी जो स्थान है वहां जाकर के अगर वहां पर अपने प्रभाव से प्रभावित करता है वायु के स्थान को, तो हमें इस तर्जनी उंगली के नीचे, यानी जहां से हम वायु को जानते हैं या महसूस करते हैं, वहां पर पित्त यानी मध्यमा उंगली के नीचे महसूस किया जाने वाला मेढक और कौवा की जो साइन है वो तर्जनी के नीचे हमें स्पष्ट रूप से महसूस होना शुरू होगा। अगर मेढक या कौवा के जैसा साइन तर्जनी उंगली के नीचे है तो हमें ऐसा शायद समझ लेना चाहिए कि वायु के इस अपने स्थान में यानी मलाशय में पक्वाशय या छोटी आंतों से उठ करके जो पित्त है वो वायु के अपने स्थान में पहुंच चुका है। इसी तरह से कफ का जो स्थान है दोस्तों वो अमाशय या फेफड़ा। मान लीजिए कि कफ अगर कभी वायु के स्थान में पहुंच गया, यानी जो कफ है अमाशय से उठ के मलाशय तक पहुंच गया, तो कफ वाली जो स्थान है अनामिका, वहां पर हंस और कबूतर के जैसा साइन करता था, लेकिन यहां पर अब जोंक और सर्प के समान भी आपको तर्जनी अनामिका के नीचे साइन करना शुरू करेगा, क्योंकि वायु कफ में चला जाए तो कफ के यानी अनामिका के नीचे वायु के जो साइन है वो नजर आएगा। मध्यमा यानी पित्त के नीचे अगर वायु चला जाता है तो तर्जनी के नीचे जो साइन है जोंक और सर्प, वो मेढक और कौवा के साथ साथ जोंक और सर्प का साइन भी आपको मध्यमा उंगली के नीचे महसूस होगा। यानी जो दोष जिस दूसरे दोष को जाके प्रभावित कर रहा है उस दोष का जो साइन है उस दोष के उंगली के नीचे आपको जरूर महसूस होगा। तो दोस्तों
आज का इस छोटे से टॉपिक को आप जरूर काफी देर तक, काफी समय लगा करके इसको आप अभ्यास कीजिए, मनन करिए। आपको काफी हद तक नाड़ी शोधन से संबंधित जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगा, आपको महसूस होगा और आप काफी कुछ यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए मुझे दे दीजिएगा विदा। कल मैं कुछ नाड़ी शोधन से संबंधित कुछ नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम।